क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंसान सिर्फ 3 फोन कॉल्स में पाकिस्तान को घुटने पे ला सकता है? क्या कोई व्यक्ति बिना किसी हथियार के दुश्मन को न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर घुस सकता है? कभी पाकिस्तान में बैगर बनकर न्यूक्लियर सीक्रेट चुराए और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। कभी गोल्डन टेम्पल के अंदर हफ्तों तक आतंकवादियों के साथ खाना खाया और वो नहीं जानते थे कि उनके बीच में एक इंडियन जासूस बैठा है। कभी बाल के सैंपल चुराकर दुश्मनों के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जानकारी निकाली। आप में से बहुत लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के करंट एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल जी की। वो एक मजबूत शख्सियत है जिनके नाम से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आज भी मुश्किल में आ जाती है। चाइना भी अपना सबसे खतरनाक दुश्मन उन्हीं को मानता है और जिसे सारी दुनिया मॉडर्न चाणक्य का दर्जा देती है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में और उनके अचीवमेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया के कैसे वो चाणक्य माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 जनवरी 1945 की। दोस्तों ये कोई आम तारीख नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म ही हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य की दीवारें भी लड़खड़ाने लगी थी और उसी दौर में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एमएन डोभाल के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अजीत की जो मदर है यूपी की फॉर्मर सीएम बहुगुणा जी की कजन थी। मतलब राजनीति और फौजी दोनों के ट्रेड्स इनके खून में दौड़ रहे थे। फौजी कंटोनमेंट का माहौल, मिलिट्री डिसिप्लिन और हर फैसले में नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने की सोच, ये सब नेचुरली डेवलप हो रही थी। मेजर डोभाल का ट्रांसफर राजस्थान में हो गया। अजीत की पढ़ाई शुरू हुई अजमेर के फेमस इंडियन मिलिट्री स्कूल में। अजीत की पिक्टोरियल मेमोरी इतनी शार्प थी कि एक बार में एक बुक पढ़ के उनको याद हो जाया करती थी। सबसे अजीब बात यह कि वो साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने लगे थे। 16 साल की उम्र का एक लड़का जब साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉलेज उनको उस एज के अंदर आ गया होगा। धीरे धीरे वो मेंटली वॉर के लिए चैंपियन बन रहे थे। 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। इकोनॉमिक्स इसलिए चूज की क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि फ्यूचर वॉर्स इकोनॉमिक वॉर्स होंगे। 1968 में यूपीएससी दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस क्लियर कर लिया। आईपीएस सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करके केरला के कोयटम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी की पोस्टिंग मिली। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जो यंग अजीत डोभाल को ओवरनाइट लेजेंड बनाने वाली थी। कुल्लू जिले के थानेश्री में मौजूद नूर जहां होटल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया। होटल की पहली मंजिल में किसी ने जूता फेंक दिया। सिर्फ एक जूते को लेकर दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो गई और पूरा एरिया जल गया। ये कोई सामान्य राइट्स नहीं था, एक कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी थी जिसने एक भयंकर रूप ले लिया था। दुकानें जलने लगी थी, एक दूसरे पे लोग सामान लूटने लगे। पुलिस तब उस इलाके में जाने से डरने लगी। कंप्लीट लॉलेसनेस की स्थिति है जो कि बन चुकी थी। कांग्रेस की सरकार थी, होम मिनिस्टर करुणाकरन पे भारी दबाव था। वो ट्रेडिशनल मेथड सारे फेल हो रहे थे। पुलिस बैकअप, मिलिट्री बैकअप, इंटरवेंशन सारे के सारे। उसी टाइम पे एक सीनियर ऑफिसर ने मिस्टीरियसली एक यंग ऑफिसर का नाम सुझाया जिनका नाम था अजीत डोभाल। 2 जनवरी 1972 को जब अजीत डोभाल थानाश्री पहुंचे तो जो हुआ वो आज भी गवाहों के रोंगटे खड़ी कर देता है। एंग्री मॉब को देखकर वो स्माइल कर रहे थे। लोगों को लगा ये एक ऑफिसर पागल है या फिर कुछ सीक्रेट प्लान है। अजीत डोभाल का जो अप्रोच था वो बिल्कुल अलग था। डायरेक्ट फोर्स के बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग का मेथड अपनाया। पहले कंप्लीट एरिया में घूमकर छोटी छोटी डिटेल हासिल करी, पता लगाया कि राइट्स का असली कोऑर्डिनेशन कहां से हो रहा है। फिर जो मास्टर स्ट्रोक किया वो इनक्रेडिबल था। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट सिर्फ उन स्पेसिफिक एरियाज में की गई जहां राइट्स का कंप्लीट सेंटर था। दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया, उनसे डायरेक्ट बात करी। फोर्स नहीं, नेगोशिएशन करने की शुरुआत है जो कि करी गई। ये एक जीनियस मूव था जहां अजीत डोभाल को पता चल गया कि असली प्रॉब्लम स्टोलन प्रॉपर्टी की वजह से लोगों का गुस्सा इसलिए था कि उनका सामान लूटा गया था। तो उन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया, सारा लूटा हुआ सामान रिट्रीव किया और सबको वापस लौटाना शुरुआत कर दिया। रिजल्ट ये हुआ, जो राइट्स कई दिनों से चल रहे थे, कई दिनों से आग लग रही थी, कई दिनों से लूटपाट हो रही थी, वो एक हफ्ते में बिना किसी वायलेंस के खत्म हो गई। फॉर्मर डीजीपी अलेक्जेंडर जेकब ने इस पर डिटेल रिपोर्ट बनाई। इसमें अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी की काफी तारीफ की गई। इस अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस की खबर दिल्ली तक पहुंची। पीएम इंदिरा गांधी तक इसकी चर्चा हुई। विद इन फ्यू मंथ्स अजीत डोभाल को केरला से दिल्ली बुला लिया गया। मिड 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में इंक्लूड कर लिया गया। यहीं से अजीत डोभाल जी की एंट्री हुई जासूसी की दुनिया में। सेम ईयर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। लेकिन पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर फोकस हमेशा नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पे रहा। आईबी ज्वाइन करने के तुरंत बाद अजीत डोभाल के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज आया जो कि था मिजोरम क्राइसिस का। यहाँ का सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अगर हैंडल नहीं होता तो पूरा नॉर्थ ईस्ट शायद इंडिया से अलग हो जाता। मिजोरम मिशन में सबसे बड़ा इशू था लाल डेगा को लेकर। उस जमाने में मिजोरम असम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यहाँ एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन गया था।
ड्रॉट की वजह से मिजो पॉपुलेशन कंपनसेशन मांग रही थी। 1.5 लाख रुपए जब नहीं मिला तो लाल डेगा नाम से लीडर ने बनाई मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, जो बाद में मिजो नेशनल फ्रंट है, जो कि बन गई। सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब आसाम सरकार ने रूल बनाया कि सिर्फ आसामी जानने वाले लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मिजो पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय था और लाल डेगा जैसे लीडर्स को मैसिव सपोर्ट है जो कि मिलने लगा। सबसे डेंजरस मोड तब आया जब आसाम राइफल्स के 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया गया। उनमें मेजॉरिटी मिजो सोल्जर्स की थी। जब ये एंग्री सोल्जर वापस अपने एरिया में आए तो उनमें से 7 मेन कमांडर थे जो लाल डेगा की हेल्प करने लगे और अब लाल डेगा और एमएनएफ के पास में वेपन्स भी आ गए थे। उन्होंने इंडियन फ्लैग्स हटाकर खुद का फ्लैग लगा लिया। बीएसएफ पे अटैक होने लगे। मिजो को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। कंप्लीट रिबेलियन की स्थिति है जो कि बन गई थी। इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। लोकल पॉपुलेशन लाल डेगा को सपोर्ट कर रही थी। मिलिट्री एक्शन का मतलब था सिविल वॉर होना और इंटरनेशनल बैकलैश होना। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक ही पर्सन को भेजा गया जिनका नाम था अजीत डोभाल जी को। इंटरेस्टिंग बात यह कि अजीत डोभाल जी को भेजा नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे भेजो, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। मिजोरम पहुंच के अजीत डोभाल जी ने एक हफ्ते में ही कंप्लीट ग्राउंड रियलिटी एक्सेस कर ली। पता चला कि लाल डेगा की असली पावर उन 7 कमांडर्स में है। लेकिन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये भी थी कि लाल डेगा और उनके कमांडर्स के बीच में ईगो क्लैशेस जो कि चल रहे थे। 7 कमांडर्स म्यांमार में माउंटेन में अपना बेस बनाकर रह रहे थे। अजीत डोभाल जी ने स्पाई एजेंट बनकर उन पहाड़ों में एंट्री ली। कंप्लीट इन्फिल्ट्रेशन मिशन है जो कि किया। यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर क्लास शुरू हुआ। स्लोली उन कमांडर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग करी गई। उनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए। सबसे शॉकिंग इंसिडेंट था कि एक दिन अजीत डोभाल ने उन मिलिटेंट को अपने घर पे इनवाइट किया और भोग का पार्टी ऑर्गेनाइज किया। उनकी वाइफ को तब तक ये पता भी नहीं था कि जिसके लिए वो खाना बना रही है ना, वो बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं। इससे कंप्लीट ट्रस्ट है जो कि बन गया और तब अजीत डोभाल जी ने मास्टर स्ट्रोक किया। उन कमांडर्स को कन्विंस किया कि इंडिया के साथ में ज्वाइन करो। बेनिफिट समझाए। मिजोरम को सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा, उन्हें मिनिस्ट्रियल पोजीशन मिलेगी, लोकल इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी समझाई कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो कभी भी इंडियन मिलिट्री आएगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। तब उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये एक कैलकुलेटेड थ्रेट था जो साइकोलॉजी पर बेस्ड था। 1972 से 74 तक कंटिन्यूअस एफर्ट लगाए गए। उसका रिजल्ट आया। 7 में से 6 कमांडर अजीत डोभाल के साथ में आ गए। जर्नलिस्ट साकेत दत्ता के इंटरव्यू है जिसमें लाल डेगा ने खुद स्वीकार किया कि अजीत डोभाल ने मेरे 6 कमांडर ले लिए, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। रिजल्ट ये हुआ कि मिजोरम बाद में एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। लाल डेगा फर्स्ट सीएम बने और अजीत डोभाल को कंप्लीट क्रेडिट मिला। लेकिन अभी भी एक और चैलेंज बाकी था जो उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उसका नाम था सिक्किम। सिक्किम में एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जिसमें सीआईए का भी हाथ था। सिक्किम उस वक्त एक प्रिंसली स्टेट था जहां का किंग पैडॉन नामग्याल एक डेंजरस ट्रैप में फंस गया था। यूएस की सीआईए एजेंट होप कुक से शादी हो गई थी और अब वो सिक्किम की क्वीन बन गई थी। ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, ये सीआईए का कैलकुलेटेड हनी ट्रैप था। होप कुक के थ्रू सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगा। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बन गया था। पीएम इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ आर.एन. राव को सिक्किम भेजा। स्ट्रेटेजी बनाई, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करके उन्हें किंग के अगेंस्ट फ्यूल करा। किंग को पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाए इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इस डेलिकेट ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अगेन अजीत डोभाल जी को। टारगेट था सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी डोरजी को सेटअप करना और उनको एक पॉलिटिकल फोर्स बनाना। अजीत डोभाल जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई। काजी डोरजी से कॉन्टेक्ट बनाया, उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करे, स्ट्रेटेजी दी, गाइडेंस दी, कंप्लीट पॉलिटिकल एक तरीके से ग्रूमिंग की गई, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, लॉजिस्टिक हेल्प दी गई, कैंपेन स्ट्रेटेजीज डिसाइड करी गई। सब कुछ अजीत डोभाल जी के थ्रू प्रोवाइड किया गया। विद इन शॉर्ट टाइम काजी को मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। प्लान के अकॉर्डिंग काजी ने किंग पर प्रेशर डाला, इलेक्शन पे डिमांड करी। इलेक्शन हुए और काजी जीतकर सिक्किम का पीएम है जो कि बन गया। उस वक्त सिक्किम अभी इंडिया में मर्ज नहीं हुआ था। अब असली गेम शुरू हुआ। प्लान के अनुसार कुछ दिन बाद काजी ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा कि सिक्किम की सिचुएशन बिगड़ रही है, किंग लोगों के राइट्स छीन रहे हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। इस लेटर के बाद में इंडियन मिलिट्री एक्शन जस्टिफाई हो गई। आर्मी भेजी गई, किंग और उसका पैलेस सीज कर दिया गया। कंप्लीट कंट्रोल इंडिया के हाथ में आ गया। सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद में वहां पे रेफरेंडम कराया गया क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिखाना जरूरी था। रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था। 97% लोगों ने इंडिया के साथ मर्जर में फेवर किया और 36 अमेंडमेंट के माध्यम से 16 मई 1975 को सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का स्टेट बन गया। प्रोमिसेस के अकॉर्डिंगली काजी डोरजी सिक्किम के फर्स्ट सीएम बने। सीआईए की पूरी प्लानिंग फेल हो गई और होप कुक को किंग को डिवोर्स देकर यूएस अपने बच्चों के साथ वापस चले गए।
सिक्किम और मिजोरम की सक्सेस के लिए अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला। नॉर्मली अवार्ड जीतने के लिए 14 साल लगते हैं, लेकिन अजीत डोभाल जी को ये 7 साल में ही एक्सेप्शन बना के दिया गया। अब अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी का की प्लेयर बन चुके थे, लेकिन अगला मिशन और भी डेंजरस था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्फिल्ट्रेशन। सिक्किम ऑपरेशन के बाद एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई जिसमें पूरे इंडिया सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को हिला दिया। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्लानिंग कर रहा था और उसे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था किसी भी कीमत पे। 1970s के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में पाकिस्तान कंप्लीटली डेस्परेट हो गया था कि के.क्यू. खान के लीडरशिप में पाकिस्तान ने चाइना और फ्रांस से हेल्प मांगी और न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कहा। फ्रांस को जब पता लगा कि पाकिस्तान एंटी इंडिया इंटेंशन के ऊपर काम कर रहा है तो फ्रांस ने तो मना कर दिया, लेकिन इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ये मुद्दा है जो कि बन रहा था। पीएम इंदिरा गांधी को ये इंटेलिजेंस मिली तो उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रॉ और आईबी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता लगाओ और रोको, जो भी कीमत चुकानी पड़े। इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमीडिएटली कोवर्ट ऑपरेशन शुरू करे। पाकिस्तान और चाइना में अपने एजेंट्स भेजे गए। उस वक्त एजेंट्स को भेजने का तरीका था एम्बेसी में आप एक फेक पोजीशन दो और उसके थ्रू आप अपने स्पाई भेजा करते थे। अजीत डोभाल को पाकिस्तान एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी का कवर दिया गया, लेकिन असली मिशन था न्यूक्लियर प्रोग्राम की कंप्लीट इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। पाकिस्तान में 6 से 7 साल तक अजीत डोभाल इस दौरान कई बार स्पाई ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए। कहुटा न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास बैगर बनकर इंटेलिजेंस गैदरिंग करी। सबसे फेमस इंसिडेंट था बार्बर शॉप का। न्यूक्लियर फैसिलिटी के जो कई सारे साइंटिस्ट थे वो बाल कटवाने के लिए आसपास जाया करते थे। एक शॉप थी स्पेशली, वहां अजीत डोभाल जी कस्टमर बन के जाते, सीक्रेटली हेयर सैंपल कलेक्ट करते और ये सैंपल इंडिया भेजते ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो चेक करते। इस टेक्निक से कंफर्म हो गया कि कहुटा में एक्टिव यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। पाकिस्तान के मोस्ट क्लासिफाइड न्यूक्लियर सीक्रेट्स इंडिया को पता चल गए। पाकिस्तान में रहने के दौरान 2 बार अजीत डोभाल को कोवर्ट ऑलमोस्ट ब्लो हो चुका था। एक बार इस्लामाबाद में उनके ईयर पियर्सिंग के बारे में पूछा गया, दूसरी बार कव्वाली सुनते टाइम पे एक आदमी ने उनकी फेक दाढ़ी जो लूज हो गई थी उसके बारे में ओपनली बोल दिया था। लेकिन हर बार इंटेलिजेंट हैंडलिंग से सिचुएशन को मैनेज किया। कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस इंडिया को प्रोवाइड करते रहे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रैक करने में क्रूशियल भूमिका है जो कि उनके द्वारा निभाई गई। ये मिशन इतना सक्सेसफुल था कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि उनका जो मोस्ट सीक्रेट प्रोग्राम है वो इंडिया के लिए एक तरीके से ओपन बुक है। इस अचीवमेंट के लिए अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पहला पुलिस ऑफिसर जिसे मिलिट्री ऑनर मिला। पाकिस्तान मिशन के दौरान ही इंडिया में एक और क्राइसिस शुरू हो चुकी थी जो कि थी पंजाब में मिलिटेंसी। आप सबने सुना है गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई थी। पाकिस्तान से वापस आने के बाद अजीत डोभाल को एक ऐसे मिशन का सामना करना पड़ा जो उनके लाइफ का सबसे रिस्की ऑपरेशन था। वो था गोल्डन टेम्पल में इन्फिल्ट्रेशन करना, जिसके ऑपरेशन का नाम था ब्लैक थंडर। देखिए 1988 में सिचुएशन ऐसी थी कि गोल्डन टेम्पल में फिर से मिलिटेंट का कब्जा हो गया था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स, विंडर वाले टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा के मिलिटेंट रूम नंबर 14 के अंदर बैठे थे। पीएम राजीव गांधी के लिए नाइटमेयर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में ऐसे सिचुएशन को देखते हुए सरकार नहीं चाहती थी कि टेम्पल में फिर से इस तरीके का कोई मिलिट्री एक्शन हो। पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ में इंटरनेशनल इमेज का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो उस टाइम पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि मिलिटेंट्स को बाहर तो निकालना है लेकिन कोई टेंपल के अंदर नहीं जाएगा, कोई अटैक नहीं होगा। उस टाइम पे ये ऑपरेशन दिया गया केपीएस गिल और अजीत डोभाल जी को। ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लैक थंडर। अजीत डोभाल जी का अप्रोच रिवोल्यूशनरी था। पहले रिक्शा ड्राइवर बन के आसपास पूरा घूमे, गोल्डन टेंपल के आसपास रेकी करी, कंप्लीट एरिया की मैपिंग करी, लेकिन जल्दी रियलाइज हो गया कि बिना टेंपल के अंदर जाए तो मिशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में कई सारे साल बिताने के बाद अजीत डोभाल जी की उर्दू और पंजाबी ये एक्सेंट बहुत अच्छे हो गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि टेंपल के अंदर जाके मिलिटेंट्स को कन्विंस करना होगा कि पाकिस्तान से वो एक आईएसआई एजेंट के तौर पे भेजे गए जो उनकी मदद करेंगे। ये प्लान इनक्रेडिबली रिस्की था। अगर कवर ब्लो हो जाता तो सर्टेन डेथ थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क लेना जरूरी था। अजीत डोभाल ने मिलिटेंट्स से कांटेक्ट किया और सक्सेसफुली कन्विंस किया कि वो आईएसआई एजेंट है, उनकी हेल्प करने आए हैं। मिलिटेंट को लगा कि उन्हें पाकिस्तान से बैकअप मिल गया है। टेंपल के अंदर फ्रीली आना जाना शुरू हो गया। मिलिटेंट्स के साथ में मीटिंग शुरू हो गई। कई सारे प्लान्स में पार्टिसिपेट किया और साथ साथ ही कंप्लीट इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसकी शुरुआत हो गई। बाहर से आउटसाइड एनएसजी कमांडोज को IL-76 एयरक्राफ्ट से बुलाया गया। पुलिस यूनिफॉर्म में छिपकर सीआरपीएफ की जगह एनएसजी कमांडोज को डिप्लॉय किया गया और ये बात मिलिटेंट्स को पता तक नहीं चली। अजीत डोभाल ने एनएसजी टीम को एग्जैक्ट पोजीशन, मिलिटेंट की संख्या, वेपन्स की डिटेल, लीडरशिप हायरार्की, ये सारी जानकारी बताई। परफेक्ट प्लानिंग जो है वो करी गई। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलाई गई। पानी और बिजली काट दी गई। गर्मी का मौसम था, बहुत ही अनबेरेबल सिचुएशन थी।
15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जगीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर आया और स्नाइपर से एक्यूरेटली उसको टारगेट किया गया। लीडर की डेथ से मिलिटेंट का मोरल कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब अजीत डोभाल ने इनसाइड जाकर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की शुरुआत करी और मिलिटेंट्स को कन्विंस किया कि अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है, बाहर निकलने के बाद फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं अगर जिंदा रहे तो, अदरवाइज वापस से जो है वो सबको मरना पड़ेगा। इस लॉजिक से सब लोग कन्विंस हो गए। 18 मई को सभी मिलिटेंट ने पीसफुली सरेंडर कर दिया बिना किसी वेपन यूज करे। पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इतने सारे ट्रेन मिलिटेंट्स को सरेंडर कराना, ये अपने आप में एक बहुत ही इनक्रेडिबल अचीवमेंट था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सक्सेस के बाद 1992 में अजीत डोभाल को लंदन एम्बेसी में पोस्टिंग मिली। यहाँ भी कई सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प करते रहे। लंदन पोस्टिंग के दौरान ही 1999 में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 नेपाल की काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। 170 से 180 पैसेंजर ऑन बोर्ड थे, लेकिन इंडियन एयर स्पेस में एंटर करते ही हरकत उल मुजाहिदीन के 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। टेररिस्ट का इनिशियल प्लान था कि प्लेन को पाकिस्तान ले जाएंगे, लेकिन पायलट ने फ्यूल शॉर्टेज का एक्सक्यूज दिया। फिर लैंडिंग अमृतसर में करवाई गई, फिर वहां पे रिफ्यूल हुआ, फिर पाकिस्तान, फिर दुबई, फिर वहां से फाइनली 25 दिसंबर को वो अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पे पहुंचे। इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था। 180 इनोसेंट लाइफ स्टेक पे थी, इंटरनेशनल प्रेशर था और टेररिस्ट की डिमांड को मानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही सिचुएशन क्लियर हुई, इंडियन एम्बेसी ने AR घनश्याम को कंधार भेजा गया ग्राउंड सिचुएशन एक्सेस करने के लिए। टेररिस्ट ने डिमांड किया कि इंडियन नेगोशिएटर टीम जो भेजे वो अपनी कंडीशन बताएंगे। AR घनश्याम की रिपोर्ट के बाद में इंडियन गवर्नमेंट के इमीडिएटली 7 मेंबर की एक नेगोशिएशन टीम बनाई गई। अजीत डोभाल को डेलिबरेटली इस टीम में इंक्लूड किया गया क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो ये कि इससे पहले भी उन्होंने कई सारे हाईजैकिंग को फेल किया था, दूसरा उनकी नेगोशिएटिंग पावर बड़ी जबरदस्त थी। कंधार पहुंचकर नेगोशिएशन की शुरुआत हुई। टेररिस्ट इनिशियली अपनी डिमांड को कई बार चेंज कर रहे थे। अजीत डोभाल जी की पहली स्ट्रेटेजी थी कि पहले उनकी स्पेसिफिक डिमांड को राइट डाउन करवाना। सबसे पहले उन्होंने स्पेसिफिक डिमांड बताओ वरना सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इस तरीके की बात कही। टेररिस्ट ने अपनी डिमांड पेपर पर लिखकर प्लेन से बाहर फेंकी। उस पेपर पे लिखा था कि 155 पाकिस्तानी और कश्मीरी प्रिजनर्स की इमीडिएट रिलीज, $10 मिलियन और साथ में मौलाना मसूद अजहर की रिलीज। ये सारी डिमांड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन 180 इनोसेंट लाइफ को कंसीडर करते हुए नेगोशिएशन कंटिन्यू करना पड़ा। अजीत डोभाल ने वापस से यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक अप्लाई करी। टेररिस्ट को लगने लगा कि मेजर विक्ट्री अचीव हो गई है बड़ी आसानी से, लेकिन अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी थी कि उनको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे कॉर्नर करने की। पहले ह्यूमैनिटेरियन एंगल प्ले किया गया। पैसेंजर में जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी मेडिकल नीड्स को लेकर जो है उनको बाहर निकालने की बात करेगी। टेररिस्ट थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए। फिर इंटरनेशनल प्रेशर का फैक्टर बनाया। तालिबान गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन में बड़ी अनकंफर्टेबल थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी दुनिया देख रही थी उस टाइम पे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजीत डोभाल ने टेररिस्ट के इंटरनल डायनेमिक्स को समझा कि ग्रुप के अंदर भी कई सारे डिफरेंट ओपिनियन है। उन्होंने इस डिफरेंस को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की सोची। कई दिन के नेगोशिएशन के बाद में मास्टर स्ट्रोक आया। इनिशियल डिमांड 155 प्रिजनर से प्लस $10 मिलियन से कम होकर फाइनल डिमांड हो गई कि सिर्फ 3 प्रिजनर की रिलीज। और टेररिस्ट लीडर्स को लगा कि उनकी मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो कि उनकी हुई है, जबकि एक्चुअली में वो कंप्लीटली आउटमैनवर्ड हो गए थे। फाइनल डील में रिलीज हुए 3 टेररिस्ट का नाम था मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और साथ में मुश्ताक अहमद। बाकी 152 की डिमांड कंप्लीटली ड्रॉप हो चुकी थी। 31 दिसंबर 1999 को फाइनली सभी 160 पैसेंजर्स सेफली इंडिया वापस आ गए थे। इंटरनेशनल इंसिडेंट पीसफुली रिजॉल्व हुआ और टेररिस्ट को एनकरेज करने वाला प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। नेगोशिएशन की सक्सेस के बाद अजीत डोभाल की रेपुटेशन ग्लोबली एस्टैब्लिश हो गई थी और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी वो बहुत ट्रस्टेड नेगोशिएटर बन गए थे। 2005 में 37 की इलस्ट्रियस सर्विस के बाद IB डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायरमेंट हुई, लेकिन ये एंड नहीं था। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी की नई गवर्नमेंट बनी तो अजीत डोभाल जी को इंडिया का 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का स्टेटस मिला। ये अनप्रेसिडेंटेड था। 67 की एज में एक नया चैप्टर की शुरुआत होना। NSA बनते ही क्लियर था कि इंडिया की नेशनल स्ट्रेटेजी अप्रोच फंडामेंटली चेंज होने वाली है। पहला मेजर टेस्ट तुरंत आ गया। इराक में ISIS ने 46 इंडियन नर्सेस को किडनैप कर लिया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्पलेस थी। डिप्लोमेटिक चैनल फेल हो गए थे। जून 2015 में अजीत डोभाल ने मास्टर स्ट्रोक किया। सीक्रेटली इराक की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया, ग्राउंड सिचुएशन एक्सेस करी और कुछ ही दिनों में नर्सेस को सेफ रेस्क्यू कर लिया गया। ये ऑपरेशन इतना स्मूथ था कि इंटरनेशनल मीडिया को इसकी डिटेल तक पता नहीं चली। NSA टेन्योर के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में
ड्रामेटिक शिफ्ट आया। हम लोग डिफेंसिव अप्रोच से एग्रेसिव प्रोएक्टिव अप्रोच में ट्रांसफॉर्म हुए। 2016 में उरी अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो भी अजय डोभाल का ब्रेन चाइल्ड था। ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट की बजाय डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, ये न्यू इंडिया का मैसेज था। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये भी अजय डोभाल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट था। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज मिल गया कि टेररिज्म का प्राइस पे करना होगा। सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट तब आया था विंग कमांडर अभिनंदन का पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हो गया। पाकिस्तान उसे रिलीज करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे एक और मास्टर स्ट्रोक किया गया। एक स्ट्रेटेजिक फोन कॉल अमेरिका को, इंटरनेशनल प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट किए गए। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा कि अब वो इसके ऊपर नेगोशिएट करेगा। पाकिस्तान ने गुडविल जेस्चर का नाम देकर अभिनंदन को रिलीज करने का फैसला लिया। रियलिटी ये भी थी कि अजीत डोभाल के प्रेशर टैक्टिक्स और इंटरनेशनल कनेक्शन का रिजल्ट ये था कि ये काम करना पड़ा। 2020 के अंदर गलवान वैली इंसिडेंट आप सबको मालूम ही है। उस टाइम पर भी एक तरीके से मेजर वॉर वाले क्राइसिस है जो कि हो गए थे। चाइना के साथ में डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हुए इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अजीत डोभाल जी की जो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का जो मेजर रोल है वो बहुत बड़ा है। देखिए, अजीत डोभाल जी का कोर फिलॉसफी सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें फिजिकली हार्म करने से पहले मेंटली डिफीट कर देता है, इसलिए वो हमेशा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मेंटेन करता है। उनका फेमस कोट, वॉर्स आर नॉट वॉन बाय द वेपन्स अलोन, दे आर वॉन बाय द माइंड्स दैट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट डिफीट। ये माइंडसेट है जो उन्हें इनविंसिबल यानी कि अजय है जो कि बनाता है। ये सारी स्टोरीज आपको बड़ी इंस्पायरिंग लगी होगी, तो कमेंट में जरूर बताइए कि अजीत डोभाल जी की कौन सी क्वालिटी आप अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज हम लोग कवर करते रहेंगे, और इसी के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हमेशा याद रखिए कि हीरोज पैदा नहीं होते हैं, वो अपनी चॉइसेस से बनते हैं। अजीत डोभाल जी ने हर स्टेप पे कंट्री को प्रायोरिटी दी और इसीलिए आज वो इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। गुड बाय।